मैं डॉक्टर राजीव वर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आज बीए चतुर्थ सेम में बात करूंगा क्रय शक्ति समता सिद्धांत की। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग, ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, मूल्य वृद्धि, क्रय शक्ति, मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन, यह बाजार को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह आज के मुख्य विषय वस्तु रहेगी। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक और आप अपना नजरें जो है स्क्रीन पर लगाकर इसको पढ़ते हुए और मेरी बात सुनेंगे। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, यह अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि क्रय शक्ति मुद्रा में निहित होती है। क्रय शक्ति का आशय माने खरीदने की ताकत। आज हर व्यक्ति वस्तुओं को क्रय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेकिन उसके खरीदी की जो ताकत होती है वो क्रय शक्ति में, उसकी जो क्रय शक्ति है उसमें अंतर्निहित होती है। और क्रय शक्ति जो है वो मुद्रा में अंतर्निहित होती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यह क्रय शक्ति दो प्रकार से प्रभावी होती है। एक तो बाजार जो है एक आंतरिक बाजार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। आंतरिक बाजार अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जानता है कि आंतरिक व्यापार हम कहते हैं जो हमारे और आपके बीच में होता है। एक देश की परिसीमाओं के अंतर्गत जो वस्तुओं का खरीद और विक्रय होता है उसको हम आंतरिक बाजार कहते हैं। उसमें एक मूल्य होता है। संपूर्ण देश में मुद्रा की क्रय शक्ति एक सी होती है। टैक्सेस वगैरह अलग हो सकते हैं, वेट कर जैसे आज के चलता है वो अलग हो सकता है। यह बात तो हुई हमारे देश की देश के क्रय शक्ति की, या देश के खरीद फरोख्त, या देश के व्यापार की। लेकिन जब व्यापार, जैसे कि हम कहते हैं कि आंतरिक व्यापार हमारे और आपके बीच होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच होता है। उनका मतलब जो दूरस्थ देशों के में हमारा खरीद व्यापार होता है, हमारा व्यापार होता है, उसको हम, तो वहां पर उस देश की मुद्रा अलग होती है, हमारे देश की मुद्रा अलग होती है। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इनमें वस्तुओं की दर का निर्धारण कैसे किया जाए, या वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है जिसको कि हम सामान्य भाषा में आयात और निर्यात कहते हैं, इसमें विनिमय दर क्या हो। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब हस्तांतरण। जब एक देश की वस्तु दूसरे देश में आती है और दूसरे देश की वस्तु एक अलहदा देश में जाती है तो उनके बीच विनिमय दर क्या होगी, यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तो विनिमय दर का निर्धारण जो है, देखिए थोड़ा सा अर्थशास्त्र की शब्दावली सरल बहुत है, सिर्फ जो शब्द हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। जो सामान्यतः जो अच्छे हिंदी विद्यार्थी जानते हैं वो उसको समझते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण विभिन्न मौद्रिक मानकों के अंतर्गत अलग अलग होता है। मानक मतलब एक देश में अगर डॉलर चलता है और एक देश में रुपया चलता है, एक देश में रुपया चलता है, एक देश में टका चलता है, सेंट चलता है, पाउंड चलता है, रूबल चलता है, तो इन मुद्राओं की क्रय शक्ति क्या है या किस आधार पर विनिमय दर का निर्धारण हो, यह एक प्रश्न जो है प्रारंभ से ही चला आ रहा है। मैं अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊं तो पहले आपको मालूम है कि विनिमय दर निर्धारण का टकसाली समता सिद्धांत हुआ करता था। टकसाली समता सिद्धांत का मतलब है
कि जब देश स्वर्णमान पर आधारित थे, धातुमान जब चला करता था, तो उसमें ज्यादा समस्या इसलिए नहीं होती थी। धातुमान, हमारा विद्यार्थी, देखिए मैं प्रश्न पूछूंगा कि धातुमान किसे कहते हैं, कि जो स्वर्णमान माने जब स्वर्ण की मुद्राएं या स्वर्ण के सिक्के जब चला करते थे देशों के मध्य में, देशों की खरीद फरोख्त में, उस समय इस तरह का विवाद नहीं होता था, क्योंकि उस सोने का अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य बराबर हुआ करता था। जो उसमें अंकित मूल्य है वो धात्विक, उसमें उसके अंतर्गत उतनी ही धातु उसमें विद्यमान है, तो उसमें इतना अधिक विवाद का वो नहीं रहता था, विनिमय दर निर्धारण का दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब स्वर्णमान समाप्त हुआ और विभिन्न देशों ने पत्र मुद्रा मान को अपनाया, पत्र मुद्रा मान, अगर मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों से किसी से पूछूं कि पत्र मुद्रा मान समझते हैं, कोई बताएगा? पत्र मुद्रा मान में का आशय है जहां पर कि कागज की मुद्रा का चलन प्रकाश में आया, तो दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे हो। स्वर्ण का समय जा चुका है, अब प्रश्न आता है कि दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक उत्तर जो है वो दिया था 1922 में, एक अर्थशास्त्री हुए हैं स्टॉकहोम के प्रोफेसर गुस्टाव कैसल। उन्होंने मनी एंड फॉरेन में विनिमय दर को समझाने के लिए यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब देखिए आप, गुस्टाव कैसल स्टॉकहोम स्वीडन के निवासी थे। 1922 में उनकी पुस्तक मनी एंड फॉरेन मार्केट में आई। उस पुस्तक में इस बात की चर्चा की गई कि दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उसके अंतर्गत निहित क्रय शक्ति के आधार पर किया जाए। सिद्धांत अत्यंत सरल है। इस सिद्धांत के दो भाग हैं, एक निरपेक्ष भाव है और एक सापेक्ष भाव है। तो इसके संबंध में गुस्टाव कैसल ने जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत की परिभाषा दी, मैं आपके स्क्रीन पर से इस परिभाषा आपके स्क्रीन पे आ रही है कि देखिए, आप परिभाषाओं के संबंध में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की अर्थशास्त्री हुए बारबरा बूटन, उन्होंने कहा है कि जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मतों का प्रतिपादन होता है। क्योंकि आप परिभाषाओं में, हमारा जो विद्यार्थी है वो परिभाषाओं में उसको एक बार पढ़ के और समझ ले, उसको अंततः रटे नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक अत्यंत गतिशील विज्ञान है। इसमें नित्य नवीन नूतन परिवर्तन होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्री परिभाषा, अब किसी भी सिद्धांत की व्याख्या अपने अपने तरीके से, अपने अपनी समझ के अनुसार करता है। मैं सबसे पहले गुस्टाव कैसल की परिभाषा बताऊंगा आपको कि यह उनका कहना था कि मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। देखिए, सीधी सी बात है, परिभाषाओं को आप इन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि दो मुद्राएं माने, एक मान लीजिए जैसे भारत है, एक भारत है, देश है, यहां रुपया चलता है, और एक अमेरिका है जहां डॉलर चलता है। तो इन देशों के बीच चूंकि दोनों अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं हैं, दोनों रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर पर यह लिख कर देता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। शासकीय मुद्रालय में जो नोट छपते हैं उनका जो वो सर्टिफिकेट लिख के देता है वह उस मुद्रा की प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध करता है। इसी तरह से डॉलर का है। लेकिन इन मुद्रा की वास्तव में जो उसका मूल्य है
वह क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो गुस्ताव कौशल ने इसकी व्याख्या की कि दो देशों की विनिमय दर का निर्धारण उन देशों में विद्यमान मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति, आंतरिक मतलब एक देश की मुद्रा एक निश्चित पैसे में कितनी वस्तुओं को क्रय करती है, दूसरे देश की मुद्रा जिससे व्यापार हो रहा है वह अपनी मुद्रा से कितनी वस्तुओं को क्रय करती है, इन दोनों की क्रय शक्ति का जो भागफल है वह उसकी विनिमय दर का निर्धारण करता है। इविट एक अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने और इसकी व्याख्या थोड़ी विस्तार से करते हुए कहा है कि किन्हीं दो देशों में क्रय शक्ति समता एक देश की वह मुद्रा की वह मात्रा है जिससे उतनी मुद्रा वाले किसी व्यक्ति को उतनी ही क्रय शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात अपनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है जितने की दूसरे देश की निश्चित मुद्रा में खरीदी जा सकती है। कोई विवाद नहीं है। वस्तुएं और सेवाएं एक देश की मुद्रा में, चाहे वो वकील की सेवा हो, चाहे वो डॉक्टर की सेवा हो, चाहे कार खरीदना हो, चाहे स्कूटर खरीदना हो, एक देश की मुद्रा वकील, प्राध्यापक की सेवाएं लेने में, कार खरीदने में, स्कूटर खरीदने में, फ्रिज खरीदने में, वॉशिंग मशीन खरीदने में, एक देश की मुद्रा जितनी वस्तु, जितना रुपया खर्च करती है, जितना पैसा खर्च करती है, उतनी ही वस्तुएं उस देश में उस देश की कितनी मुद्रा में आती है, इसके बीच विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्राउथर की परिभाषा आप देखिएगा। क्राउथर का कहना था कि दो मुद्राओं के मध्य विनिमय अनुपात नहीं होने की प्रवृत्ति रखता है जो उनकी सापेक्षिक क्रय शक्ति का अनुपात होता है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दो अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा मान पर आधारित दो देशों में विनिमय दर का निर्धारण उन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति की क्षमता से होता है, परंतु ऐसा दीर्घकाल में होता है। अब देखिए दोनों चीजें आप समझ लीजिए। पहले देखिए मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, एक बार फिर समराइज करता हूं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का मतलब है कि हम अपने देश में अपने देश की मुद्रा ले जाकर अपने देश में उपलब्ध कोई भी वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं है। लेकिन जब व्यापार हम दूसरे देश के साथ करते हैं तो हमारे देश की मुद्रा अलग है, उस देश की मुद्रा अलग है। पहले स्वर्णमान चला करता था तो झंझट इसलिए नहीं थी कि स्वर्णमान पर, स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने की स्थिति में अगर सोने के सिक्के चलते थे तो उन पर अंकित मूल्य और उसके अंतर्गत विद्यमान धातु का मूल्य दोनों बराबर होते थे, इसलिए आपस में विनिमय हो जाता था, ज्यादा उसमें समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन फिर आप इसको नोट करेंगे कि कागजी पत्र मुद्रा मान वाले देशों में, अब देखिए हम अगर इसको रटने बैठेंगे तो कागजी पत्र मुद्रा मान ऐसा जटिल सा शब्द लगता है कि इसको कहेंगे क्या है। इसको आप सीधा अपने सामने प्रतिबिंब रखें नोट का। नोट कैसे बनता है? कागज से। मुद्रा मान का मतलब है नोट के अंतर्गत अंतर्निहित क्रय शक्ति। तो हमारे देश में कागज का रुपया है, उसके अंतर्गत निहित क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत कितनी है, हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। दूसरा देश जिससे हम व्यापार करते हैं वह देश उन्हीं वस्तुओं को अपने यहाँ अपनी कितनी मुद्रा में खरीद सकता है। दोनों मुद्राओं की जो आंतरिक क्रय शक्ति है उसके भागफल पर यह निर्भर होता है। इसको आगे जाके हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो इसको विस्तार से हम देखेंगे। थोड़े नीचे। अब क्रय शक्ति समता सिद्धांत का एक निरपेक्ष रूप है। थोड़ा ऊपर करो भाई। देखिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत को हमने दो भागों में बांटा है। एक क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष रूप है और एक सापेक्षिक रूप है। दोनों ही रूप इस बात पर निर्भर करते हैं, इसके पहले हो,
जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर कॉपी पेंसिल लिए हो तो इस बात को, इस चीज को आप नोट कर लें। क्रय शक्ति समता सिद्धांत स्वर्णमान के पतन के बाद अमल में आया। गुस्टाव कैसल ने 1922 में सिद्धांत की प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के पीछे मूल भावना यह है कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उन देशों में चल रही मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति के आधार पर होता है। इसको आप विस्तार से समझेंगे, बहुत सरल अपना चैप्टर है कि अगर इसको क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष रूप यह स्पष्ट करता है कि दो देशों में विनिमय दर सामान्य रूप से उनकी आंतरिक क्रय शक्ति को निरपेक्ष रूप के अनुरूप होती है। एक उदाहरण देखें आप कि माना कि भारत में एक्स प्रतिनिधि वस्तुओं की कीमत 40 रुपया है। एक्स वस्तुओं का मतलब है कि मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, हमने उनको नाम दे दिया, एक ग्रुप बना दिया एक्स करके कि एक्स वस्तुओं की कीमत 40 रुपया है, तथा उतनी ही वस्तुओं की कीमत अमेरिका में $1 है। यानी हमारे यहाँ जो 40 वस्तुएं हम खरीदते हैं, मान लीजिए हम सब्जियां खरीदते हैं, तो मान लीजिए हम 10 प्रकार की सब्जियां खरीदते हैं और उतनी सब्जियां हमारे यहाँ 40 रुपए में आती हैं, और वही वस्तुएं अमेरिका में यदि $1 में मिलती है तो 40 रुपए बराबर $1 है, तो निश्चित ही वस्तु की कीमतें किसी भी देश में उतनी ही होंगी, अर्थात समान होंगी, और विनिमय दर क्रय शक्ति समता बिंदु पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, ना आप घाटे में रहोगे ना हम घाटे में रहेंगे। हमारे यहाँ हमने 40 वस्तुओं की लिस्ट बनाई, हमने देखा ये 40 वस्तुएं हमारे यहाँ 10 वस्तुएं हमारे कितने रुपए में आ रही हैं, 40 रुपए में आ रही हैं, और वही वस्तुएं अमेरिका में कितने डॉलर में आ रही हैं, $1 में आ रही हैं। सीधा बात 1:40। जैसे आज डॉलर का मूल्य आप देखते होंगे कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया, रुपया डॉलर के मुकाबले चढ़ गया। आज $1 की कीमत हिंदुस्तान में मान लीजिए 60 रुपया है या 61 रुपया है, कभी 62 तक पहुंच जाता है, कभी 59 तक आ जाता है। तो यह सब होता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर। रुपया गिरा, रुपया उछला, डॉलर गिरा, डॉलर उछला। आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही थी, फिर घट रही थी, अब फिर बढ़ गई हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि डॉलर के मूल्य में, क्योंकि जब हम पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं तो उसका मूल्य जो है हमको डॉलर में चुकाना पड़ता है, तो हमारा रुपया और डॉलर के बीच में जो आंतरिक क्रय शक्ति होती है, अगर वो उसको प्रभावित करती है तो वही चीज जो है हमको वस्तुओं कीमतों को प्रभावित करने में संलग्न होती है। मैंने एक वो दिया है आपको कि मान लीजिए विनिमय दर कैसे निर्धारण होगी। देश ए चलन की इकाई बटे देश बी में चलन की इकाई। चलन की इकाई माने देश ए में मान लीजिए देश ए का मतलब भारत में चलन की इकाई रुपया, देश बी में चलन की इकाई डॉलर, बराबर बी में आंतरिक क्रय शक्ति बटे ए में आंतरिक क्रय शक्ति। कि एक देश में कौन सी मुद्रा चल रही है उसकी आंतरिक क्रय शक्ति क्या है, दूसरे देश में कौन सी मुद्रा चल रही है उसकी आंतरिक क्रय शक्ति क्या है, इसके बराबर अनुपात से क्रय शक्ति समता से, ये जो है कि उपयुक्त सूत्र में जो विनिमय दर है, इस विनिमय दर का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है। यह बात मोटी बात आप लोग समझ लीजिएगा। मैं पुनः बताता हूं, स्वर्णमान का पतन हुआ। गुस्टाव कैसल अर्थशास्त्री स्टॉकहोम स्वीडन के हैं। उनकी पुस्तक जो आई 1922 में, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उन दोनों अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति, आंतरिक माने उनमें कितनी खरीदने की पावर है, उसके आधार पर निर्भर करता है। अभी मैं विगत कुछ दिनों पूर्व जो है आपका नेपाल गया था। नेपाल हमारा अत्यंत समीपवर्ती देश है, लेकिन वहां भी हमारा जो रुपया है,
हमारा 1 रुपया वहां पर जो है उसको 1 रुपया 60 पैसे के लगभग वहां अधिक 60 पैसे उसमें अधिक मिलता है। यह हमारा आंतरिक क्रय शक्ति, ये मेरे को वहां जाके पता चला, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह जो है उसकी क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ जो विनिमय दर का निर्धारण होगा, हम अपने देश में इतनी वस्तुएं कितने पैसे रुपया में खरीद सकते हैं, और वह वस्तुएं जिस देश के साथ हम व्यापार कर रहे हैं वही वस्तुएं उस देश की कितनी मुद्रा में आ रही है, उसका अनुपात विनिमय दर का निर्धारण करता है। इसी को क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहते हैं। क्रय, देखो मैंने एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी सबसे पहले कोई भी सिद्धांत पढ़े, कोई भी चीज पढ़ता है तो वह कृपया उसको पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र के प्रत्येक सिद्धांत में, अर्थशास्त्र के प्रत्येक नियम में कुछ तो ऐसे हैं जो कि उसके ही प्रतिबिंबित कर देते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपके मन में प्रश्न में आप फिर से दोहरा देता हूं। मान लीजिए आता है विनिमय दर निर्धारण का क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो पहले तो ये समझ लिए विनिमय क्या है। विनिमय माने एक्सचेंज, एक्सचेंज माने अदला बदली, अदला बदली का मतलब है आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब है हस्तांतरण। यह चीज होती है विनिमय दर। तो अगर हमारे देश में होता है तो कोई बात नहीं है, रुपया हमारा जो मूल्य हमारे देश में रुपये का दिल्ली में है, जो रुपया का मूल्य भोपाल में है, जो मुद्रा का मूल्य मुल्ताई में है, जो पन्ना में है, जो असम में है, वो पूरे देश में। लेकिन वही मुद्रा, वही देश भारत जब अमेरिका से, पाकिस्तान से, रसिया से, जापान से, चाइना से, इनसे व्यापार करता है तो विनिमय दर का निर्धारण, वस्तुओं का जो हम क्रय आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात का निर्धारण उन देशों में चलित मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। ये आंतरिक क्रय शक्ति शब्द आप याद रखिएगा। विनिमय दर निर्धारण में दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच, पत्र मुद्रा भी कहते हैं उसको, कागजी मुद्रा भी कहते हैं उसको, नोट भी कहते हैं उनको, इनके बीच विनिमय दर का निर्धारण उन देशों में चलित मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूं ये बात मैंने बार बार आप लोगों को बताई है। इसमें क्रय शक्ति समता सिद्धांत को थोड़ा और विस्तार से समझ, इसका एक सापेक्ष रूप, एक निरपेक्ष रूप हो जाता है, फिर एक सापेक्ष रूप भी इसका देखने को मिलता है। सापेक्ष रूप प्रोफेसर कैसल द्वारा प्रतिपादित क्रय शक्ति का सापेक्षिक स्वरूप उपयुक्त निरपेक्ष स्वरूप के संतुलन दृष्टिकोण से थोड़ा सा भिन्न है, आंशिक रूप से भिन्न है। सापेक्षिक स्वरूप में विनिमय दर के परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए आंतरिक क्रय शक्ति के परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। सापेक्षिक स्वरूप स्पष्ट करता है कि विनिमय की संतुलन दर में होने वाले परिवर्तन दोनों देशों की क्रय शक्ति के अनुपात में होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होते हैं। परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए किसी पूर्व अवधि की दर को संतुलन दर मान लिया जाता है एवं फिर दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर संतुलन दर में होने वाले परिवर्तनों की गणना की जाती है। इस आधार पर विनिमय की गई संतुलन दर ज्ञात की जाती है। इस प्रकार सापेक्षिक रूप से सिद्धांत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साम्य दर का पता लगाना नहीं होता, बल्कि निर्धारित साम्य दर में परिवर्तन की दिशा या मात्रा का पता लगाना होता है। देखिए, निरपेक्ष स्वरूप में यह बताया गया कि एक देश की चलन मुद्रा क्या है, दूसरे देश की चलन मुद्रा क्या है, दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति क्या है, उस आधार पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। लेकिन कालांतर माने यह अल्पकाल में ठीक है, लेकिन जब लंबे समय तक व्यापार होता है तो दोनों देशों की, जैसे कि अभी मैंने डॉलर का और रुपया का उदाहरण आपको दिया, दोनों देशों की मुद्राओं
में कभी कभी अवमूल्यन भी होता है और अधिमूल्यन भी होता है। अवमूल्यन का आशय ये होता है कभी कभी कोई देश जानबूझ के अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन होता है विदेशी मुद्रा के मूल्य के सामने अपनी मुद्रा को कम कर देना। इसको आप अवमूल्यन को अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अच्छी तरह समझता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। यह सरकार द्वारा होता है मुद्रा का अवमूल्यन करना। ये वैसी बात है जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा बाजार में निर्धारित चीजें वस्तुएं बिक रही हैं, फिर कभी कभी सेल हो जाती है, कभी कभी छूट हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके। तो अपनी मुद्रा का मूल्य गिराने के कारण भी कई बार देश में विनिमय दर में उच्चावचन होना स्वाभाविक है। इसके लिए प्रोफेसर कैसल ने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया कि विनिमय दर का निर्धारण क्या होगा। आधार वर्ष में देश की कीमत का सूचकांक बटे चालू वर्ष में देश की कीमत का सूचकांक गुणा विदेशी कीमतों का सूचकांक चालू वर्षों में और विदेशी कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष में। ये आधार वर्ष क्या है? यह आधार वर्ष है जैसे कि पहले तो आप समझ लीजिए सूचकांक माने इंडेक्स नंबर, आपने पढ़ा होगा। सूचकांक माने इंडेक्स नंबर। हर देश का वस्तुओं का एक आधार वर्ष बना लिया जाता है। मान लीजिए 1961 में आधार वर्ष का सूचकांक मान लीजिए 100 है। सूचकांक कहते हैं इंडेक्स नंबर को। बढ़ता हुआ सूचकांक इस बात का प्रतीक है कि वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। सूचकांक की ये डेफिनेशन है। और घटता हुआ सूचकांक इस बात का प्रतीक है कि वस्तुओं की कीमतें घट रही हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। तो एक आधार वर्ष बना लिया जाता है। मान लीजिए 1961 में से एक उदाहरण द्वारा उन्होंने समझाया कि मान लीजिए आधार वर्ष 1951 में भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर ₹1 बराबर $20 थी। दोनों देशों में कीमतों का सूचकांक 100 है। चालू वर्ष में मान लीजिए भारत में कीमतों का सूचकांक 500 हो जाता है, अमेरिका में भी सूचकांक वो 100 से बढ़कर 200 हो जाता है। तो नई विनिमय दर का निर्धारण होगा 100/500 = 200 × 100। इस आधार पर यह सूचकांक है कि एक लंबे समय तक व्यापार करने की स्थिति में जो छोटे मोटे विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर विनिमय दर बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, इसलिए विनिमय दर को हम एक आधार वर्ष मानकर, कोई भी एक आधार वर्ष हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आधार वर्ष आज 2015 चल रहा है, हमने 1990 को आधार वर्ष माना। ये पुरानी बात है कि 1951, हमने 1990 को आधार वर्ष माना। अब 1990 में हमारा जो अगर सूचकांक हमारे और जिस देश के साथ हम व्यापार कर रहे हैं दोनों के सूचकांक में परिवर्तन होता है तो उसकी विनिमय दर उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएगी। यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत का एक सापेक्षिक रूप है। अब एक बात यहां पर क्लियर समझ में आनी चाहिए कि इस सिद्धांत को देखिए, मैंने आपसे पूर्व में कहा कि अर्थशास्त्र एक गतिशील विज्ञान है। गतिशील विज्ञान इस आशय में है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि बारबरा बूटन ये कहती हैं कि जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मतों का प्रतिपादन होता है। यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्टाव कैसल ने जो प्रस्तुत किया, इसके में भी अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आधार वर्ष के और चालू वर्ष के सूचकांक के आधार पर हमने विनिमय दर का निर्धारण कर दिया, किंतु उनका कहना था कि मात्र आंतरिक क्रय शक्ति सूचकांक इंडेक्स नंबर के आधार के अलावा
इनके अलावा भी कई ऐसे घटक होते हैं, कई ऐसे तथ्य होते हैं जो विनिमय दर पर को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां, दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार की संधियां, कई देशों, आपने अभी पढ़ा होगा, मैंने शायद पिछली बार में WTO के अंतर्गत आपको पढ़ाया था कि जब मात्रात्मक प्रतिबंध भी कई देश लागू कर देते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध का आशय है, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे कि डंपिंग प्रक्रिया एक होती है कि जापान ने सारा न्यूजीलैंड को कार उद्योग को ठप कर दिया, क्योंकि पुरानी कारें वहां गई, वहां पुरानी कारें अत्यंत सस्ते दरों पर बिकी और इस आधार पर उस देश का जो कारोबार था कारों का वो ध्वस्त हो गया। मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था कि जैसे भारत का मार्केट जो है चाइना के वस्तुओं के कारण पट गया है, और जब चाइना की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा भी दिया जाए तो नेपाल के रास्ते जो माल खपता है भारत में, उससे भी विनिमय दर हमारी प्रभावित होती है। यह कई अर्थशास्त्रियों ने कहा। और इसका आशय यह है कि आपको जहां यह चीज में यह आलोचना आप भी कर सकते हो जब आप यह स्पष्ट समझ लोगे, जैसे कि हम अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति के बारे में अलग अलग चीजें समझते हैं। अगर भारत में आप देखते हैं कि हम अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं, वस्तुओं कीमतें पूर्ति और मांग कीमतों को प्रभावित भी करती है, ये भी चीज पर प्रभावित करती है। तो ऐसे कई घटक आते हैं। दूसरी आलोचना इस बिंदु पे की कि विनिमय दर निर्धारण मूल्य से नहीं बल्कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति से होती है। बिल्कुल सही बात है। मांग और पूर्ति का, अगर मार्केट में काफी पूर्ति है, वस्तुएं अधिक हैं, तो वह देश अपनी विनिमय दरों में जो निर्धारित विनिमय दर चली आ रही है उसमें वह अपने स्वयं के अपने मुद्रा का अवमूल्यन करके या विनिमय दर, कम विनिमय दर पर, निर्धारित विनिमय दर से कम राशि पर दूसरे देश को वो बेच सकता है, जिसमें जापान का आपको उदाहरण दिया। महत्वपूर्ण तथ्य है आर्थिक दशाओं में परिवर्तन। देश की आर्थिक दशाएं कभी कभी अत्यंत विपरीत हो जाती हैं। अभी हम कुछ दिन पूर्व जब यहाँ एकत्रित हुए थे, हम लोग चर्चा की थी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो यहाँ जिक्र हुआ था कि मध्य प्रदेश उत्पादन में विपुल उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। अभी 4 दिन में ही स्थितियां बदल गई हैं। असामयिक बरसात के कारण फसलें खराब हुई हैं। निश्चित रूप से फसलों का खराब होना उत्पादकता को खराब करता है, और उत्पादकता अगर प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से मूल्य भी प्रभावित होंगे। तो ये आर्थिक दशाओं में जो परिवर्तन होते हैं, कहीं देश में कभी अकाल सूखा बारिश, कभी युद्ध की स्थिति, कभी इस तरह की जो आसन्न परिस्थितियां आती हैं, वो भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर यह कहना समीचीन होगा, जब देश ने परमाणु विस्फोट किया तो देश ने बहुत आर्थिक प्रतिबंध झेले थे, और जब आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, तो जब आर्थिक प्रतिबंध ही लग गया, वस्तुओं को लोग बेच ही नहीं रहे हैं, तो विनिमय दर निर्धारित होकर क्या किया जा सकता है। तो इन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। देश में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याओं का, समसामयिक परिस्थितियों का भी विनिमय दर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह जो है आपकी इस बिंदुओं के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना की कि भाई ठीक है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच न्यायपूर्ण ढंग से दोनों देशों की मुद्राओं की, चलन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करेगा। लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी, जो मैंने अभी कुछ बिंदु आपको बताए हैं, कि विनिमय दर को अन्य चीजें भी प्रभावित कर सकती हैं, देशकाल परिस्थितियां भी प्रभावित कर सकती हैं, वस्तुओं की भिन्नता भी प्रभावित कर सकती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक परिस्थितियां हैं वो भी विनिमय दर को प्रभावित कर सकती है। अब इस तथ्य का साधारणता कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता कि दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उन मुद्राओं में अंतर्निहित क्रय शक्ति के आधार पर होता है। यह प्रश्न भी आता है। कभी कभी प्राध्यापक गण सीधा प्रश्न न पूछ के कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या करें,
वह इस तरह का प्रश्न पूछ लेते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच उनमें अंतर्निहित आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है, विवेचना करें। यह इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, मैं अपनी इसको थोड़ा खत्म करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा विद्यार्थी निश्चित रूप से मेहनत कर रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्री सिर्फ एक ऐसा विषय है जिसको कि यदि आप इसके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ कर और लिखने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए कि जो हमारे पास यत्र तत्र जो चीजें घटित हो रही हैं, अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मुद्रा प्रसार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। हमारे देश में भी विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है। अभी जो है 63 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था 60 रुपए का, अब 63 रुपए का आने लगा। विनिमय दर में परिवर्तन हुआ जो हमारे देश के अंदर घटित हो रहा है। अब इसको कौन घटित करता है? इसको परिस्थितियां घटित करती हैं। तो यही चीज जब मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रश्न आता है कि आंतरिक व्यापार हमारे और आपके बीच होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच होता है। उनका का मतलब यहां होता है जिन्हें हम नहीं जानते। तो यहां पर हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करनी होगी। है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का मूल्यांकन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो सभी चलन पद्धतियों पर लागू होता है। यह सिद्धांत विभिन्न देशों के पारस्परिक ऋण शेष को ज्ञात करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बजट में समझता हूं सुना होगा, सुना नहीं होगा तो निश्चित रूप से दूसरे दिन पढ़ा होगा। उसमें 2-3 शब्द आए थे, भुगतान शेष। मैं आपको एक टिप्स देता हूं, आप लोग घर जाकर सिर्फ एक काम करें। बजट जो हमारे देश का प्रस्तुत हुआ 1 मार्च को सारे भारत भर के अखबारों में छपा, उसमें आप एक ही चीज निकालिए, रुपया आता कहां से और रुपया जाता कहां। बस इसमें आप समझ जाएंगे कि कितना पैसा हमारे ऊपर उधार है, कितना पैसा हम दूसरे देश के ऋण चुकाने में लगा रहे हैं और कितना पैसा हम किस किस चीज पर खर्च कर रहे हैं और उस खर्च करने के अनुपात में कितना पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। आप इसको निश्चित रूप से जो है आज जाइए एक होमवर्क करिए कि रुपया आता कहां से और रुपया जाता कहां है। आप जानते हैं 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। उस 1 रुपये की गणना की गई है कि 1 रुपया जो निर्मित हो रहा है वो 1 रुपया, चूंकि पत्र मुद्रा है, सीधी छाप देना है। स्वर्ण मुद्रा तो है नहीं कि जितने का सोना है उतना उसमें मूल्य है, उतनी धातु है। तो ये रुपया है, वो 1 रुपया बना कैसे, वो पैसा आया कहां से? तो आप देखेंगे कि हमारे पास कभी 94 पैसा आ रहा है, कभी 96 पैसा आ रहा है, 97 पैसा आ रहा है या 95 पैसा आ रहा है। 5 पैसा कम पड़ रहा है, लेकिन हम नोट 100 पैसे का ही छाप रहे हैं। तो वो 5 पैसे क्या है, उसको हम घाटे की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन इसका आप होमवर्क कीजिए, नेक्स्ट कभी चर्चा होगी तो मैं आपको सार्वजनिक व्यय या ये बजट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। है क्रय शक्ति समता सिद्धांत इस बात को बताता है कि इसका ऋण कितना शेष है किस देश के ऊपर। यह सिद्धांत यह भी बतलाता है कि दोनों देशों के मध्य विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि देश के आंतरिक मूल्य स्तर और उसकी विनिमय दर में घनिष्ठ संबंध है। इस सिद्धांत से देश के व्यापार के रुख का पता चलता है। अगर हमारी विनिमय दर में बहुत ज्यादा उच्चावचन नहीं होते हैं, यदि हमारी विनिमय दर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं, देखिए मैं फिर आपको देसी बाजार में लेके चलता हूं। अगर बाजार में न मुद्रा प्रसार उतना है न मुद्रा संकुचन है, तो यह संतुलित विनिमय दर, संतुलित मूल्य स्तर होता है। और अगर संतुलित मूल्य स्तर हो तो वह उस देश के आंतरिक व्यापार को परिलक्षित करता है
और जब विनिमय दर में परिवर्तन हो, कीमतों में बहुत भारी उछाल हो जाता है, जिसको कि हम महंगाई के नाम से जानते हैं। महंगाई कह दें तो बड़ा परेशानी हो जाती है, बहुत महंगाई बढ़ गई। यह कीमतों के स्तर में परिवर्तन होता है। अगर हमारे देश की कीमत के स्तर में परिवर्तन होता है तो यह आंतरिक उस देश के कीमत स्तर में परिवर्तन उस देश की विनिमय, दूसरे देशों के साथ जो विनिमय दर है उसको भी परिवर्तित कर देता है। अब मैं इस प्रश्न को यहां समेटते हुए आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण में कुछ महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि परीक्षाओं में आप सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उस प्रश्न में अगर आप उसको एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसका मंतव्य समझ जाएंगे। और प्रश्न को यह, चूंकि यहां इसका मंच नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे बताना चाहिए कि आप लोग अगर जैसे प्रश्न आता है आ, बा और सा, तो आप कृपया उनको उसी क्रम में कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि बा आ किया, आ के बाद सा के प्रश्न को हल किया, फिर बा का किया। कई लोग क्या करते हैं, सा के प्रश्न माने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को कृपया ना मिलाएं, क्योंकि ना प्रश्नों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। खंड बा में वो प्रश्न थोड़ा छोटा पूछ लिया जाता है और खंड सा में हो सकता है वो प्रश्न थोड़ा बड़ा पूछ लिया हो। अब आप खंड बा के प्रश्न कर रहे हैं और सा का उत्तर लिख दिया तो उसमें परीक्षक को दिक्कत होती है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं पुनः आपको एक बात शेयर करता हूं कि अच्छी हिंदी माने अर्थशास्त्र में अगर कहीं समस्या उत्पन्न होती है तो वो ये होती है कि साहब रट रहे क्यों, इसलिए क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे। जैसे कि मैंने आपको ही बताया स्वर्णमान। अब स्वर्णमान की आप विवेचना करने चलोगे तो बहुत किताबें पढ़ो, स्वर्णमान ही भूल जाओ क्योंकि चलन में नहीं है शब्द। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान, अब अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान जो कि थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा वो समझ जाएगा कागजी नोट की बात कर रहे हैं। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान जो कि पत्र माने कागज के नोट जहां चलन में हैं, जो आपस में परिवर्तित नहीं होते हैं, उन देशों में विनिमय दर का निर्धारण, एक्सचेंज जो रेट है वो कैसे निर्धारित होगी। तो प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा। अब इसकी व्याख्या देखिए, साफ सिद्धांत है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय माने खरीदना, शक्ति माने ताकत, समता माने बराबर, सिद्धांत माने व्यवस्था। आप एक देश की मुद्रा में कितनी वस्तुओं को खरीदने की ताकत है, या एक निश्चित वस्तुओं को एक देश की मुद्रा अपनी कितनी मुद्रा का भुगतान करके खरीदता है, यह उसकी आंतरिक क्रय शक्ति है। दूसरे देश जिससे हमें व्यापार करना है वही वस्तुएं उस देश में कितनी मुद्रा में आती हैं, उन देशों का, उन दोनों वस्तु, उनका अनुपात, जो मुद्राओं का अनुपात है, वह विनिमय दर का निर्धारण करता है। इसी को समता बोलते हैं। समता माने बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वस्तुएं एक देश में कितने डॉलर में खरीदी जा रही हैं, वही 100 वस्तुएं दूसरे देश में उस देश की कितनी मुद्रा में खरीदी जा रही हैं। यदि 100 वस्तुएं मान लीजिए अमेरिका में $40 में खरीदी जा रही हैं और वही 100 वस्तुएं भारत में 100 रुपए में खरीदी जा रही हैं, तो 100:40 यह दोनों देशों की आंतरिक क्रय शक्ति का विनिमय दर होगी, जिनमें साम्य है। किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? नहीं तो मैं पूछूं। थोड़ा बढ़ाइए। इसको क्या करना? बढ़ाना है क्या? नहीं बढ़ाना नहीं, वो तो प्रश्न पूछ रहा हूं। हो गया टाइम? हाँ, कौन सी? बड़वा? बड़वा कॉलेज स्क्रीन पे है, बताइए कोई प्रश्न? सीधे बैठ जा जरा, सीधे। यस, देखो तुम्हारी कॉपी पीछे थी, तुम आगे बैठे हो।
चलिए एक प्रश्न का उत्तर देंगे। सर मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से हूँ और जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि टकसाली क्षमता और समान समता में क्या अंतर है? किसमें? समता में क्या अंतर है? टकसाली समता सिद्धांत। यस सर। टकसाली समता सिद्धांत बना है टंक से, टंकण से, अर्थात जब स्वर्णमान पर आधारित सिक्के चला करते थे तो उस सोने के सिक्के में जो अंकित मूल्य है, टंकित, अंकित माने टंकित, जो टका हुआ मूल्य है, और तो उस मूल्य का वही, उसका मूल्य वही होता था जो कि उसकी धातु का मूल्य है। इसको बोलते थे टकसाली समता सिद्धांत, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्वर्ण मुद्रामान प्रचलित था। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टकसाली समता वो स्वर्णमान प्रचलन में नहीं है। पहले आप सुनते होंगे इतने काम किया, इतनी असरफियां दे दी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी, पुरानी उसमें पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना। तो अब वो सिद्धांत अब हमारे देश में, दुनिया के देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं जो है चलन में है। चलो मैं तुमसे प्रश्न पूछूं, एक छिंदवाड़ा प्रश्न पूछूं छोटा सा। ये बताओ कि किस अर्थशास्त्री ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस अर्थशास्त्री ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखो मैं पुनः एक बात बता देता हूं, सुनिए मेरी बात। हाँ मत बोलो, बोलो बोलो। हेलो सर, हम जीएच कॉलेज बैतूल से बोल रहे हैं सर। इसका आंसर है गुस्टाव कैसल। यस राइट, तिवारी जी ने अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको। गुस्टाव कैसल ना, कहाँ के अर्थशास्त्री थे? स्वीडन के सर, स्वीडन के। स्वीडन। देखो स्वीडन। बिल्कुल सही किया आपने। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी इस तरह का जो प्रश्न होता है इसको विवेचनात्मक प्रश्न कहते हैं। इसमें आपको अर्थशास्त्री का नाम, इसमें आपको उस अर्थशास्त्री की पुस्तक का नाम। अभी आप जानते हो प्रश्न आम है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, अनिवार्य हैं, तो आपको पुस्तक का नाम कि उस अर्थशास्त्री की कौन सी पुस्तक। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने लिखी है? बैतूल, एडम स्मिथ। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए चलिए, और कोई प्रश्न? हो गया, ठीक है, ओके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आराम से मनाइएगा। होली की शुभकामनाएं सभी को। होली के बाद मिलते हैं। चलिए।